अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। और वेलनेस की अगर हम बात करें तो वेलनेस का अगर बहुत बड़ा दुश्मन अगर हम किसी चीज़ को कहें तो एक बीमारी है जिसको अगर हम अपनी लाइफ से निकाल दें तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और अगर हमारी लाइफ में ऐड हो जाए तो हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और दूसरी बड़ी बीमारियां भी उससे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं और हम प्रोन हो जाते हैं, तो ऐसी बीमारियां भी इजीली लग जाती। लाइक शुगर की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है और इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हार्ट की फंक्शंस भी हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। और आप यानी यकसुई के साथ किसी चीज़ को अगर याद करना हो या सोचना हो, डिसीजन लेना हो, तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लेवल्स और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, स्पेशली अगर आँखों की बिनाई की बात करें तो वो भी डिस्टर्ब होती है। बहुत ज़्यादा ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम जो है लोगों को फेस करना पड़ता है। और अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो हेल्थ होती है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। डिफरेंट इसके सिम्टम्स होते हैं, हम सिम्टम्स पे भी बात करेंगे। ग्लोबली इससे जो है 537 मिलियन तक लोग जो है वो इसका शिकार है, उसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं। इसे खामोश कातिल भी कहा जाता है। इसकी वजूहात पर हम डॉक्टर से मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी, अगर हम इसकी बात करें इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की बात करें, 2021 में 3rd नंबर पर पाकिस्तान को रखा गया है, जिसमें डायबिटीज़ की वजह से लोग बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है, और कौन से लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं, और इसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ में कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में किस तरह से प्रॉब्लम आती है। अगर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए और प्रॉपर्ली इसको यानी इसकी मैनेजमेंट पर, इसकी ट्रीटमेंट पे काम किया जाए तो कितना आप इस अपनी सेहत को बचा सकते हैं। और अगर इसको डिनाइल में रहें और हम ये कहें कि ये मर्ज़ जो हमें हो नहीं सकता क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को नहीं है, इस तरह की डिनाइल की वजह से क्या क्या जो है रिस्क हो सकते हैं या आपकी लाइफ किस तरह मुतासिर हो सकती है, इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार अवान, जो कि रहमत जान मेडिकल सेंटर में एज अ फैमिली फिजिशियन हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ में यानी पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। लाइक जो लोग डायबिटिक हैं तो उनकी काउंसलिंग किस तरह से प्रॉपर, एक फैमिली को भी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ में, क्योंकि अगर आप फैमिली को सही तरह से, फैमिली की भी काउंसलिंग होती है और पेशेंट की भी। पेशेंट समटाइम्स बहुत ज़्यादा टाइम तक डिनाइल में रहता है, या वो परहेज़ नहीं करना चाहता है, या मेडिकेशंस पर काम नहीं करना चाहता है कि अगर 2 डोजेज़ हैं तो 1 डोज लेना चाहता है। तो इन लोगों यानी इस तरह के तमाम पेशेंट्स को किस तरह से काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, इस पर भी हम बात करेंगे और इनकी सर्विसेज के बारे में जानेंगे, किस तरह से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। आइए मिलते हैं अपने बहुत ही काबिल डॉक्टर से, डॉक्टर अब्दुल जब्बार अवान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त निकाला और इस अवेयरनेस सेशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, यही सवाल करना चाहूँगी, ये डायबिटीज़ जिसके नाम से लोग खौफ खाते हैं, ये बेसिकली है क्या और क्यों होता है? देखिए, डायबिटीज़ हम कहते हैं शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाना। ये तभी बढ़ता है जब हमारा इंसुलिन लेवल जो है वो काम सही से नहीं कर रहा होता, जिसका काम होता है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना। जब इंसुलिन किसी वजह से भी अपना काम नहीं करता और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो हम कहते हैं डायबिटीज़ या शुगर हम कहते हैं। शुगर जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। अभी आपने इंट्रो में कहा कि 2022 में 21 में पाकिस्तान 3rd पे था, अभी तक 3rd पर है, लेकिन 2017 में पाकिस्तान वाज ऑन नंबर 10 और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम वक्त में 4 साल के अंदर पाकिस्तान 10 से 3 पे जंप करेगा। बहुत तेज़ी से जंप कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारी जो ज़िंदगी में से जो एक्सरसाइज या वॉक वगैरह वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ये बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ फैलता जा रहा है। और डायबिटीज़ फैलने की सबसे बड़ी वजह वो यही है कि हमारी जो डाइट है और हमारी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं है। इसकी वजह से ग्लूकोज जो है, इंसुलिन सही काम नहीं कर रहा और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में तो बढ़ रहा है लेकिन एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ या शुगर बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ फैल रहा है। ओके, आप क्या समझते हैं कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं? जिस तरह से आपने बताया कि डाइट एक मेन रीज़न है और इसके साथ साथ जो लोग यानी एक्सरसाइज की तरफ
फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं कौन से लोग नहीं, अभी तक तो एग्जैक्ट काज जो होता है ना कि इंसुलिन क्यों काम नहीं कर रहा, ये तो कोई भी फाइनलाइज नहीं करेगा इंसुलिन पे क्या है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जिनका ओवरवेट है, अब ओवरवेट से हम दो तरीकों से अपना वेट कैलकुलेट करते हैं। एक होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। लेकिन जो सबसे आसान तरीका, जो सबको बिल्कुल आसान है, वो जिसका जितना वेट है और जितनी हाइट है। सपोज अगर किसी का हाइट जो है वो 5 फुट है यानी 60 इंचेस, तो उसका वेट 60 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या सपोज किसी का 6 फीट किसी की हाइट है यानी 72 इंचेस, तो उसका वेट 72 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो ये हमारा पर kg 1 इंचेस, हाँ पर kg पर मिनिमम, मतलब इससे ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, इससे कम हो तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह वेस्ट है, अगर किसका करते हैं कैलकुलेट, मेल में 35 और फीमेल में 32, इससे ज़्यादा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे जिनका ओवरवेट है, या फिर जिनकी डाइट में ना सिर्फ मीठा बल्कि मीठे के साथ समोसे, पकौड़े या इवन दो भी कॉप्स, जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या फिर जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई और डिजीज़ है, किडनी के इश्यूज़ है या कोई कार्डिक इश्यूज़ है, या उनका BP हाई रहता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, या फिर जो मोस्ट कॉमन जो टाइप 1 में होता है वो फैमिली हिस्ट्री है। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, तो पॉसिबिलिटी है कि टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। टाइप 2 में तो ये होता है कि जो हम डाइट से एक्वायर करते हैं, उसमें इंसुलिन काम तो कर रहा होता है लेकिन इस तरह नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वो ज़्यादातर जो 10 to 20% है वो सिर्फ फैमिली हिस्ट्री से होता है मोस्ट कॉमनली। बाकी जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको कहा कि जिनका वज़न ज़्यादा है, जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऐसी चीज़, और जिनके हाँ लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, जिनको जो प्रॉपर अपनी बैलेंस डाइट नहीं कर रहे, वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स पर हैं डायबिटीज़ में, वो ज़्यादा उनको डायबिटीज़ होने का चांस एज़ कम्पेयर टू अदर। लेकिन आजकल तो जो रेशो है पाकिस्तान में, एवरी 4th पर्सन को डायबिटीज़ शुगर है। इसका मतलब हम पूरी कौम जो है, हम हर घर में डायबिटीज़ है, यानी अगर जिस घर में भी 4 फैमिली मेंबर्स हैं उस घर में डायबिटीज़ का। अब तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि हर 4th को तो है। मुझे पता है मेरे घर में अगर 10 हैं तो 2 को तो डायबिटीज़ है, तो एवरी 4th पर्सन इज़ डायबिटिक। तो ये तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही कि किसी को डायबिटीज़ फैमिली हिस्ट्री में है, किसको चांस है, किसको नहीं है। पहले तो हम कहते थे कि ओवर एज, जो जिनका वेट जिनकी एज 50+ है वो, पहले ये तो बूढ़ों की बीमारी समझी जाती थी, ये और हार्ट डिजीज अमीरों की बीमारी है। लेकिन अब तो ये पाकिस्तान के अंदर हर जो भी शख्स है वो रिस्क फैक्टर्स पर है। उसके लिए हम पहले कहते थे कि सिर्फ बूढ़ों को टेस्ट करवाना चाहिए, अब तो जो भी यंग हैं, जो नॉर्मल हैं, जिनको शुगर नहीं, उनको भी चाहिए कि साल में एक बार अपना लाजमी टेस्ट करवाएं। ओके, साल में एक बार। ओके, इसके आपने टाइप्स के बारे में कहा, तो टाइप 1 के चांसेस किन एज ग्रुप को ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें एज फैक्टर को माइंड में रखते हुए, और टाइप 2 जो है वो किन एज के फैक्टर? टाइप 1 जिसमें इंसुलिन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वो ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री से होता है, यानी बाय बर्थ या टीन एज में 5 साल 10 उस एज में होना शुरू हो सकता है। टाइप 2 जो कि हम एक्वायर करते हैं थ्रू डाइट और थ्रू एनी लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज नहीं है, तो वो ज़्यादातर हम पहले कहते थे कि 50 साल 60 साल, लेकिन अभी यंग एज में 35 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा हम गेन कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 में जो सबसे ज़्यादा हम इशू ये आता है कि वो हमें इंसुलिन काम कर रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रहा, जिस लेवल पे उसको पूरा ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट करना है एनर्जी में, ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो रहा एनर्जी में, क्योंकि एक तो वेट भी ज़्यादा है। जब एनर्जी हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमें हर वक्त फीलिंग लाइक टायर्डनेस, थकन, ये चीज़ें महसूस हो रही होंगी। ये टाइप 2 की अलामात हैं। फिर वो मज़ीद एनर्जी गेन करने के लिए या तो वो और ज़्यादा खाएंगे, जब हम अलामात की बात करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे वो क्या क्या करेगा। लेकिन अगर हम टाइप पे बात करें तो तीसरे नंबर पे गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन में होती है, जो अमूमन पहले तो उनको डायबिटीज़ नहीं थी, कभी चेक भी करवाया या नहीं करवाया, लेकिन नहीं थी। जैसे ही प्रेगनेंसी हुई तो किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई टेस्ट करवा ले, तो उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। कुछ लोगों में तो वो ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी वो ख़त्म हो जाता है, कुछ को वो फर्दर कैरी कर रहा होता है। गेस्टेशनल में रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि अगर वो डायबिटीज़ ट्रीट नहीं हो रही तो एक्लेम्शिया या फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड लेबर डिलीवरी हो सकती है, तो वो भी ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको भी अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने डायबिटीज़ लाजमी टेस्ट करवाना चाहिए। ओके, सो अगर हम बात करें इसकी डायग्नोसिस की, तो कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और एक वो
कॉमनली कहा जाता है फास्टिंग ये है, रैंडम ये है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा। देखो, डायबिटीज़ को डायग्नोज करने से पहले तो आप देखते हैं कि उनमें क्या सिम्टम्स हैं, मुझे किसको टेस्ट करवाने चाहिए। वैसे तो सबको टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन जिनको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, जस्ट लाइक उनको भूख ज़्यादा लग रही है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, या यूरिन रात को उठना पड़ रहा है यूरिन करने के लिए, या फिर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है डायबिटीज़ की जो दूसरे अलामात से बिल्कुल हट करे, वो नंबनेस एंड टिंगलिंग, हाथ पाँव सुन्न होना या हाथ पाँव में से कोई सुइयाँ चुभना या हाथ पाँव सुन्न होना, ये क्लासिकल जो है ये डायबिटीज़ शुगर की अलामात हैं। अगर इनमें से कोई, या फिर किसी का वेट कम हो रहा हो, वेट लॉस हो रहा हो। डायबिटीज़ की काज तो ये है कि वेट बढ़ जाएगा तो डायबिटीज़ होगी, लेकिन जब डायबिटीज़ हो जाएगा तो फिर वेट कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही। तो ये अलामात हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर, ताकि आपने 10 से 12 घंटे कुछ खाया पिया नहीं है वो टेस्ट करवा लें। उसके बाद RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलायबल टेस्ट जो आजकल हम डायग्नोज करने के लिए करते हैं वो है HbA1c। उसमें क्योंकि हमें 3 महीने की एवरेज शुगर आ रही होती है। नॉर्मली क्या होता है कि फास्टिंग आपने एक दिन कुछ भी नहीं खाया, वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन आपने पता है मेरा कल टेस्ट है, आपने कुछ भी नहीं खाया तो आपकी हो सकता है आपकी रीडिंग कम आए, या RBS में हो सकता है आपने एकदम कोई जूस पी लो, आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही हो। लेकिन HbA1c वो 3 महीने की एवरेज दे रहा होता है, उसमें 1-2 कोई एक्स्ट्रा जूस पीने से या कोई एक्स्ट्रा खाने प्रॉपर 3 मंथ की हिस्ट्री आ रही होती है। वो एवरेज फिगर की वजह से वो ज़्यादा रिलायबल टेस्ट होता है। और डॉक्टर जब मेडिसिन एडवाइस करता है या पेशेंट को एज अ डायबिटीज़ डायग्नोज करता है तो मोस्ट कॉमनली आजकल हम HbA1c के तौर पे डायग्नोज करते हैं। वो टेस्ट नॉर्मल जो हेल्दी लिविंग जो भी इंसान है उसको भी कम से कम 6 महीने में एक बार या साल में एक बार लाजमी करवाए। इसके लिए लाजमी ये है कि वो अपने आप को ये पहले महसूस करे कि जब एवरी 4th पर्सन को डायबिटीज़ है तो मैं भी रिस्क फैक्टर पे हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे ख़ानदान में किसी को शुगर नहीं है, या मुझे तो शुगर है ही नहीं। कई बार हम किसी को टेस्ट का एडवाइस करते हैं, वो कहते हैं नहीं शुगर तो मुझे है ही नहीं। भाई आपको कैसे पता नहीं है? टेस्ट नहीं करवाए, लेकिन मुझे पता है कि नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा सेल्फ अवेयर है वो। और लैब टेस्ट, विदाउट टेस्ट आप जो है किसी को ये जज नहीं कर सकते कि इसको डायबिटीज़ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि टेस्ट नहीं है लेकिन क्या पता शुगर हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि टेस्ट भी नहीं करवाए और कहे कि मुझे शुगर नहीं है। इसलिए HbA1c मोस्ट रिलायबल टेस्ट है। अर्लियर जो था वो OGTT भी मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता था प्रेगनेंट वुमेन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है। आप फास्टिंग में रहें, फिर 1 घंटे के बाद फिर आप कुछ ग्लूकोज लें, फिर दोबारा आपका टेस्ट होगा, फिर 1 घंटे के बाद फिर दोबारा आपका दोबारा टेस्ट होगा। या यूरिन DRC भी हम ग्लूकोज देखते थे अगर यूरिन में पॉजिटिव है। लेकिन आजकल HbA1c मोस्ट रिलायबल टेस्ट है जो कि किसी भी टाइम करवा सकते हैं। HbA1c की खूबी ये है कि आप फास्टिंग में हैं या खाने के बाद करवा रहे हैं, किसी भी टाइम आप करवा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ का और एडवांसमेंट का यही फ़ायदा है कि हमें काफ़ी आसानी हो गई है इसको डिटेक्ट करने में। अच्छा, और इसके अलावा ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिस पर हमारा यानी जहन ही नहीं जाता, हमारा ध्यान ही नहीं जाता, वो भी सिम्टम्स हो सकते हैं शुगर के? देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि हमारा काम करने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी नहीं है। एनर्जी का काम जो है वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो हमें एनर्जी मिल रही होती है। तो मोस्ट कॉमन जो है आप एक्टिव नहीं होते, आप सुस्त हैं, लेजीनेस हैं, कोई भी काम करने का आपका दिल नहीं कर रहा और आप जो है थकन महसूस कर रहे हैं। एवरी टाइम यू फील टायर्डनेस, हर वक्त आप जो है थकन है, आपका काम करने का दिल, आपका जॉब करने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। और जो सुइयाँ चुभना, ये मोस्ट कॉमन अलामात। इसके अलावा सर में दर्द रहना, हर वक्त चक्कर आना, वर्टिगो जिसको हम कहते हैं, आंखों के सामने एकदम अंधेरा आ जाना, ये वो सिम्टम्स हैं जो कि दूसरे भी काफ़ी डायबिटीज़ में, शुगर में या BP में भी हो सकती हैं, लेकिन डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमन सिम्टम ये हैं जो दूसरों से अलग कर रही हैं। हर वक्त सर में भारीपन रहना, सर का दर्द जो है वो काफ़ी देर तक रहना, और जब आप कुछ खाना खाते हैं तो कुछ देर के लिए वो दर्द कम हो रहा होता है क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही होती है, लेकिन जैसे खाना खा लें उसके 1-2 घंटे बाद फिर दोबारा सर में दर्द, भारीपन, और हर वक्त जो है उसको चक्कर की कैफियत, ऐसी जैसे कैफियत रहेगी कि मैं घूम रहा हूँ या मेरे सराउंडिंग में कुछ ना कुछ घूम रहा है। अक्सर पेशेंट आते हैं कि सर मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, ब्रेन को जो एनर्जी के लिए चाहिए वो मिल नहीं रहा। हाथ पाँव सुन्न होना, सुइयाँ चुभना और सर में दर्द रहना, भारीपन रहना और वेट लॉस होना। डायबिटीज़ में जब भी किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका वेट स्लोली लूज़ हो रहा होता है, वो वेट गेन नहीं कर रहा, वो लूज़ कर रहा है अनइंटेंशनल। एक तो होता है कि आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका वेट लूज़ हो रहा है, वो तो सही है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट लूज़ हो रहा है, जिसको हम कहते हैं अनइंटेंशनल वेट लॉस। वो सही नहीं होता। वो पॉइंट आउट कर रहा है कि शुगर जो है वो बहुत तेज़ी से अपना काम कर रही है और फैल रही है, बॉडी को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रही है, वो बिल्कुल वेट लॉस हो रहा है। तो ये अलामात हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और डॉक्टर में बता रहे थे शुगर की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ शुगर की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? देखिए, शुगर जब एक बार किसी को हो जाए तो वो सिर्फ शुगर जो है किसी एक आर्गन को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है। सबसे पहले शुगर ज़्यादा होने की वजह से किडनी पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, यूरिन बार बार आता है। यूरिन बार बार इसलिए आता है कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है। जब भी ब्लड से सर्कुलेट कर रहा होता है तो बार बार ग्लूकोज फिल्टर होने के लिए यूरिन किडनी पे। तो शुगर की कॉम्प्लिकेशन ये है कि नेफ्रोपैथी यानी गुर्दों पे असर होना, गुर्दे ख़राब होना। गुर्दे इस हद तक ख़राब हो सकते हैं, गुर्दों पे लोड इस हद तक बढ़ सकता है कि वो डायलिसिस की तरफ भी जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर उसने अपनी लाइफ में चेंजिंग नहीं की, प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली, तो शुगर की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसके किसी के भी गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। अगर शुगर की लेवल बढ़ रही है, नॉर्मल रेंज में नहीं आ रही, कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है। एक तो किडनी अपना काम फिल्टर करना है, और फिल्टर करने के लिए वो बार बार शुगर ज़्यादा है तो उसको बार बार फिल्टर करने के लिए किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, जिसको किडनी पास आउट करने के लिए बार बार। इसलिए तो किडनी डायबिटिक वाले पेशेंट को यूरिन बार बार आता है रात के टाइम स्पेशली, या यूरिन बार बार इसलिए आता है कि किडनी बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक हद तक तो किडनी काम कर रही होती है, लेकिन जब लोड ज़्यादा हो जाता है तो किडनी वो काम अपना नहीं कर सकता, फिर अल्लाह न करे ऐसी सूरत में डायलिसिस पे जा सकते हैं। तो ये शुगर की कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी, शुगर की सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी को शुगर है और ओबेसिटी भी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा यूज़ किया हुआ है लाइफ में, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो उसका ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, यानी कार्डिक इश्यूज उसको होंगे। मोस्ट कॉमन है कि अगर किसी को शुगर है, किसी का वेट गेन है, 90% ये चांस होता है कि उसको लाजमी बीपी का इशू रहेगा या कार्डिक इशू रहेगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर किडनी जो है वो हार्ट पे होती है, यानी उसको कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। हर डायबिटिक पेशेंट जितने भी हैं तकरीबन 20 to 25% वो कार्डिक पेशेंट में हो रहे हैं, और 50% वो उनका बीपी हाई रहता है, यानी ब्लड प्रेशर हाई रहना। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस तरह किडनी पे लोड बहुत ज़्यादा, और इसी तरह हार्ट पे भी लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कार्डिक को भी, हार्ट को भी बहुत ज़्यादा पम्प करने के, ग्लूकोज ज़्यादा है तो बार बार पम्प करना पड़ रहा होता है। और इसके साथ साथ जो तीसरा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ वो आँखों पे है, जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, यानी आँख का ख़राब होना, या जिसको हम कहते हैं कि मोतिया हो जाए। शुगर वाले पेशेंट, उसका विजन लॉस हो सकता है, उसकी नज़र कमज़ोर होना, धुंधलापन होना, एंड इन द फाइनली हम कहते हैं कि उसको मोतिया हो गया या कैटरेक्ट हो गया या ग्लाइकोमा। यानी शुगर की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर किडनी एंड कार्डिक रेटिनोपैथी है। तो ये 3 आर्गन ऐसे हैं, दिल और गुर्दा और आँख, ये शुगर की कॉम्प्लिकेशन है। ये इंसान को बहुत ज़्यादा हद तक असरअंदाज कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे स्किन है, जो कि शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही होती है। स्किन डैमेज में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखिए, स्किन डैमेज में सबसे मोस्ट कॉमन जो है हमारे यहाँ फुट है। फुट में अल्लाह न करे अगर आपको वैसे भी कोई ज़ख्म हो रहा है तो ज़ख्म वूंड हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, लेकिन फुट में क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो ज़मीन पर टच हो रहा होता है, और उसमें कोई ना कोई मामूली सी भी कोई चोट या इन्फेक्शन आ जाता है तो और सेंसेशन भी इतनी ज़्यादा फील उस वक्त नहीं हो रही, चोट लगी है तो पता नहीं चलता है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरे कोई दर्द, कोई चोट, कोई ज़ख्म है, तो इसलिए वो उसको एक्स्ट्रा केयर भी नहीं दे रहा। वो कहता है कि कुछ भी नहीं है, उसको पेन तो फील ही नहीं हो रहा। इसलिए स्किन में सबसे ज़्यादा फुट जो है डायबिटिक, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट होता है स्किन में। और इसके अलावा ओवरऑल स्किन ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट में ग्लूकोज ब्लड में है लेकिन एनर्जी नहीं। जब एनर्जी नहीं होगी तो आपका पूरा बॉडी सिस्टम, आपको पूरी जितने आर्गन है वो डिहाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है। स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट रहने की वजह से स्किन ड्राइनेस और ये चीज़, और फिर इचिंग और बहुत सारे मसले होते हैं रहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने कहा नॉर्मल रेंज अगर ना हो, नॉर्मल रेंज क्या है फिर? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि शुगर की नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। अगर कोई टेस्ट करवा रहा है, बिल फर्ज अगर कोई अपना 12 घंटे खाली पेट रहा है, और अक्सर लोग कहीं लैब में जाते हैं या खुद घर में टेस्ट करते हैं या किसी से पूछते हैं मेरी इतनी शुगर है, वो लोग बोलते हैं सही है तो सही है। डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हमारे पास नहीं है। अगर किसी की फास्टिंग है, अगर वो फास्टिंग में ब्लड शुगर अपनी कर रहा है तो वो नॉर्मली 100 से लो होनी चाहिए, यानी 80 to 100 इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। 80 और 100 के दरमियान नॉर्मल है। लेकिन शुगर हम डायग्नोज करते हैं जब 126 से ऊपर हो जाए। तो जो 100 और 126 कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्री डायबिटिक, बॉर्डर लाइन, यानी शुगर ये बॉर्डर लाइन पे है। ये वो लोग हैं जो इनको किसी भी लम्हे 3 महीने, 6 महीने, साल में शुगर हो सकती है, बल्कि हो जाएगी
पहले तो हम कहते थे हो सकती है प्री डायबिटीज, लेकिन प्री डायबिटीज़ जो है वो बहुत जल्दी डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज़ 80 to 100, 80 से 100 के दरमियान अगर किसी की शुगर है तो नॉर्मल है, 80 से 100 से ऊपर है तो प्री डायबिटिक हैं, और 126 से ऊपर, आजकल तो कहते हैं कि 110 से ऊपर है तो वो डायबिटिक ही कहलाता है। ये है फास्टिंग ब्लड शुगर। इन केस अगर रैंडम है, रैंडम इट शुड बी बिलो 140, अगर 140 से सही नीचे है तो बिल्कुल ठीक है। 140 to 180, 160 ये प्री डायबिटिक हम कहते हैं। पहले तो हम कहते थे कि 180 तक प्री नॉर्मल, लेकिन अब 140, 160 तक तो ठीक है। इससे 160 से 180 तक इट इज़ कॉल्ड प्री डायबिटिक में, जिस तरह हम पहले कह रहे प्री डायबिटिक, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ख्याल नहीं करते तो वो डायबिटिक में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। अमूमन पहले था कि प्री डायबिटिक अगर मैनेज कर लें तो वो रिवर्स हो रहे हैं, लेकिन आजकल जो रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, प्री डायबिटिक वाले पेशेंट 3-4 महीने के अंदर बहुत जल्दी वो डायबिटिक में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्री डायबिटिक जो वैल्यूज़ होती हैं जो उन्होंने सेट की हैं वो उसको केयर नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि हमें तो शुगर है ही नहीं, इसलिए 180 से ज़्यादा अगर किसी की रैंडम ब्लड शुगर है तो वो डायबिटिक है। इसी तरह HbA1c इसकी नॉर्मल जो रेंज है वो है 5.7, 5.7, इससे ज़्यादा है यानी अगर 6.2 से ज़्यादा है तो हम डायबिटीज़ कहते हैं, 6 है 6.2 तो यहाँ हम कहते हैं प्री डायबिटिक है। मोस्ट कॉमन अगर अल्लाह न करे किसी का HbA1c 7 से ऊपर जा रहा है तो ये मोस्ट कॉमन, ये हम कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़, अब इसको शुगर अच्छी तरह से हो चुकी है, पूरी तरह से हो चुकी है। इसको फ़ौरन ट्रीटमेंट करने की, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो नॉर्मल वैल्यूज़ वेरी सिंपल हैं, जिस तरह फास्टिंग ब्लड शुगर में मैंने कहा कि 80 to 100 हैं, रैंडम ब्लड शुगर में 100 to 140 हैं, और HbA1c जो नॉर्मल है वो 5.7, इट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ HbA1c। इससे ऊपर है तो प्री डायबिटिक है, शुगर हो सकती है। 6.2, 6.3 से ऊपर जा रहा है तो ये डायबिटिक, डायग्नोज डायबिटिक है। अगर दो बार रीडिंग किसी की डायबिटीज़ वाली आ रही हैं तो उसको फर्दर डायग्नोज करने के लिए वो डायग्नोज हो जाता है। अब उसको उस पर वो कर लें, उसको मान लें, नहीं उसको मानना पड़ेगा कि मुझे भी शुगर है, मुझे बजाय कि मैं किसी ऐसी जगह पे भागूं, कोई ऐसा नुस्खा लूँ कि जिससे शुगर कम हो जाए या ये हो जाए, कि पहले तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे शुगर है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे। जब आप मानेंगे कि मुझे शुगर है और मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ, मैं इसको एज अ मैनेज कर, इज इट रिवर्सिबल? यस, इज इट रिवर्सिबल। जिस तरह पहले कहा जाता था कि किसी को शुगर एक बार हो जाए तो पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ, ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने अर्ली स्टेज में जैसे जिस तरह डायग्नोस हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर लिया और बिल्कुल एंड स्टेज पे तो ये रिवर्स नहीं हो सकती। लेकिन अभी डायग्नोसिस फेज़ में है, अभी आपको रिसेंट डायग्नोस्ड हुआ है, और आप अगर 10-15 किलो वेट अपना लूज़ कर लेते हैं और अपनी अच्छी डाइट मैनेज कर लेते हैं, और अगर वो शख्स पहले से ही लीनी थीनी सा हो, फिर देखिए रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो जो बिल्कुल थिन होते हैं उनको बहुत कम चांस होता है कि शुगर हो। लेकिन रिस्क फैक्टर थे, अगर बहुत ज़्यादा थिन है फिर भी शुगर है तो कोई और वजह हो सकती है। हो सकता है उनका BP हाई हो, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना हो, इसलिए वो थिन है लेकिन शुगर है। तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अगर वो अच्छी तरह फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो थिन है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ वेट लूज करने के लिए नहीं है। अगर आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी तो करनी है, उससे आपका दिल भी सही काम करता है, आपका BP शुगर सब मैनेज रहते हैं। अगर आपको अर्ली स्टेज में शुगर डायग्नोज हो रही है, आपने अच्छा खासा अपना वेट लूज ना, अगर नहीं भी कर रहा, आपने कहा कोई थिन है लेकिन वो अपनी एक्सरसाइज, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए, वो बढ़ा रहे, और बिल्कुल शुगर फ्री डाइट। अब शुगर फ्री डाइट में क्या आता है, तरह मैं इस पर आ रहा हूँ। शुगर फ्री डाइट जिस तरह हम बेकरी के जितने आइटम्स हैं, बिस्किट और केक, समोसे, पेटीज या फास्ट फूड जो भी हैं या मीठा, ये चाय और समोसा, जिस तरह शाम के टाइम में चाय समोसा ऐड किया जाता है, तो चाय समोसा ऐड करने का मकसद ये है कि आप शुगर को दावत देने के आ जाएँ, हमारे घर दावत। इसलिए शुगर फ्री डाइट हम लें। शुगर फ्री डाइट में सिर्फ जो मीठा है वो भी नहीं है, जिस तरह हम वो खाते हैं नान के अंदर भी अच्छी खासी चीनी ऐड है। अब सवाल ये होता है कि अगर हम नान भी नहीं खाएं तो क्या खाएं? आप जो नॉर्मल आटा है उसको मकई के आटे के साथ मिक्स कर लें, फिर आप यूज़ करने में ज़्यादा इशू नहीं होगा। दूसरा, हम फलों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी और फल और वेजिटेबल, ये 3 चीज़ें तो आप जितना इस्तेमाल कर लें कोई इशू नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि फलों का इस्तेमाल मुनासिब मकदार में, लेकिन सिर्फ फल, नॉट जूसेस, क्योंकि जूस के अंदर सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म आ जाती है, फिर वो जाती है। तो हमें फलों का और वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और जितने भी बेकरी के आइटम्स, स्पेशली बेकरी आइटम में आपकी कोल्ड ड्रिंक है, आपके बिस्किट हैं, समोसे हैं, और जितने भी जूसेस हैं और कोल्ड ड्रिंक, खासतौर पर कोल्ड ड्रिंक जिसके अंदर कार्बोनिक एसिड है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब शुगर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा, ये रिस्क फैक्टर्स हैं
कि इनकी वजह से इंसुलिन जो अपना काम नहीं करता और शुगर बढ़ जाती है। तो पहले तो हम शुगर फ्री डाइट का ख्याल रखें, सलाद ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, अपना वेट लूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें तो शुगर रिवर्स हो सकती है अर्ली स्टेज में। ओके, अर्ली स्टेज पे यानी ये रिवर्स हो सकती है। अच्छा, अब डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट का क्या तरीका होता है या मैनेजमेंट का क्या तरीका होता है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन ही इसका हल है या फिर इसको मेडिकेशंस के ज़रिए भी मैनेज किया जा सकता है? देखिए, शुगर को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो जब वो शख्स अपने आप को कहता है कि मुझे शुगर है और मैं मैनेज करना चाहता हूँ, ही और शी वांट टू मैनेज, तो बहुत ज़्यादा आसान है मैनेज करना। हमने बहुत सारे विलिंगनेस ही नहीं होती अगर, तो फिर फ़ायदा नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा पेशेंट देखे हैं जिनको शुगर है लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं तो कभी भी फील भी नहीं होता कि उनको शुगर है या नहीं है। वो नॉर्मल दूसरे लोगों की तरह काम भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं और खा पी रहे हैं। सिर्फ ये है कि आप मेडिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन इज़ नॉट द ट्रीटमेंट ऑप्शन। इंसुलिन तो हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ एमरजेंसी या फिर टाइप 1 में। टाइप 1 में जब टाइप 2 में कोई किसी को कोई ऐसा कोई क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गई है, उसकी अलामात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, तो वो फिर यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ वेरी सिंपल मेटफॉर्मिन से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मेटफॉर्मिन जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करता है ब्लड के अंदर, सिंपल ट्रीटमेंट है मेटफॉर्मिन। या फिर अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होती तो हम 2 कॉम्बिनेशन ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब हमें इंसुलिन की नीड पड़ रही थी पहले, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा और 300-400 हो रही है, हमने 2-3 मेडिसिन दे रहे हैं फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ट्रिपल कॉम्बिनेशन यानी 3 कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है जो कि 18 से 20 रुपये में एक टेबलेट आती हैं। तो एक दिन का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ 18 to 20 रुपीज़ है। उस ट्रिपल कॉम्बिनेशन की वजह से वो इंसुलिन वाला ही काम कर रहा है। जो हम एक टेबलेट जो हम इंसुलिन ले रहे हैं उससे बेहतर एक टेबलेट आ गई ट्रिपल कॉम्बिनेशन, उससे आपकी शुगर मैनेज हो रही है। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, अपने स्ट्रेस लेवल कम कर रहे हैं, देखें किसी भी हम ट्रीटमेंट का इशू ये होता है, उसका जो बुनियादी मकसद ये होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। अगर वो मेडिसिन भी ले रहा है और सब कुछ एहतियात भी कर रहा है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं, और फिर चिड़चिड़ापन भी हो जाता है कि मैं तो अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ, मेडिसिन भी ले रहा हूँ, मेरी तो लाइफ स्टक होके रह गई। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर अच्छी नहीं होगी तो आप शुगर मैनेज कर ही नहीं सकते। और थोड़ा मुश्किल भी है। अगर बिल आजकल के दौर में अगर किसी के पास 15,000 बिजली का बिल आ जाए तो वो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? आप ठीक है, आप एज अ डॉक्टर उसको काउंसलिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपने काउंसलिंग करनी है, हौसला देना है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव थॉट्स के लिए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। आपकी जो ट्रीटमेंट जो आपको मेडिसिन दी गई है आप उस पर चलें, आपके जो डाइट दिया गया है डाइट प्लान वगैरह उस पर रहें, एक्टिव रहें, सोशल रहें। तो ये चीज़ें हैं जो ट्रीटमेंट से शुगर कंट्रोल हो सकती है। इंसुलिन इज़ नॉट द ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट। वो बहुत हम कम यूज़ करते हैं इंसुलिन, या और ज़्यादा ड्रग्स पहले 3-3, 4-4 ड्रग दे रहे थे क्योंकि शुगर है तो उसको ये भी होगा ये भी होगा। शुगर वाले बेटे में हम शुगर की मेडिसिन एक मेडिसिन सिर्फ एक मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। उसके बाद 6-6 महीने के बाद आप अपना रेगुलर टेस्ट करवाएं। अगर शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तो मेडिसिन चेंज कर रहे होते हैं। इसके साथ हम जो है अगर किसी को प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर के पास कितने टाइम के लिए विजिट करना चाहिए, कितने टाइम बाद? तकरीबन आफ्टर एवरी 6 मंथ। ये तो नॉर्मल अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है और लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही तो जब तक कंट्रोल नहीं हो रही तब तक तो आपको एवरी वीक एवरी मंथ आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जब तक आपकी शुगर एक जगह पे सेट हो जाए। और दूसरा मोस्ट कॉमन इशू जो डायबिटिक में होता है, जब हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं वो कहने का मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमारे हाथ पाँव सुन्न है। देखें, डायबिटिक की मेडिसिन शुगर लेवल को कंट्रोल करती है लेकिन जो सुन और सुइयाँ चुभना इसके लिए हम विटामिन B12 की मेडिसिन साथ में ऐड करते हैं। ये हमारी तकरीबन हमारे डॉक्टर तो इस पर अमल कर रहे हैं। इसकी डेफिशिएंसी भी हो रही होती है, हमें नहीं पता होता, और अगर जब तक हम इसके लेवल्स को ठीक नहीं रखेंगे तो फिर तो ये सिम्टम्स तो आएंगे। फिर डॉक्टर्स विटामिन B12 प्रिस्क्राइब कर रहे हैं लेकिन जहाँ नहीं हो रहा उनके लिए ये लाजमी है कि उनके बारे में भी बात। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। और डॉक्टर आप बता रहे थे कि जो लोग यानी विटामिन B यूज़ नहीं करवा रहे, यानी जो पेशेंट्स नहीं यूज़ कर रहे, उनको क्या करना चाहिए और उनके सिम्टम्स कैसे कम हो? अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप डायबिटिक की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपकी अक्सर शिकायत एक ही है कि हमारे हाथ पाँव में बहुत दर्द, सुन बहुत ज़्यादा है, सुन है, स्पेशली जब सुबह हम उठते हैं मॉर्निंग में सुइयाँ चुभ रही होती हैं। देखिए, डायबिटिक की मेडिसिन शुगर तो कंट्रोल कर रही होती है लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन साथ साथ हो रही होती हैं, ये अलामा, इसको कवर करने के लिए विटामिन B12
या कोई और मल्टीविटामिन की टेबलेट हम ऐड करते हैं। जो लोग ये डाइट ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर रहे या जिनको अभी तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की या किए, तो वो फिर कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो देखते हैं कि 3-4 मेडिसिन दी हुई हैं, वो स्टोर पे जाते हैं, पूछते हैं इसमें शुगर की मेडिसिन कौन सी, वो देते हैं, बाकी मेडिसिन छोड़ दें क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं या कोई और इशू होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर ने अगर 2-3 मेडिसिन दी हैं, एक तो शुगर की होगी, दूसरी वो विटामिन B12 उसको सुनसनाहट या सुइयां चुभन उसकी कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है ताकि वो कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसलिए बहुत लाजमी है जो भी पेशेंट डायबिटिक हैं या जो मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें विटामिन B12 की कमी लाजमी होगी। उनके लिए विटामिन B12 मेथिकोबाल वगैरह जो भी है वो यूज़ करना बहुत लाजमी है। जो डेफिशिएंसी होती है फिर उसके सिम्टम्स ज़ाहिर आपकी बॉडी में आते हैं, तो उसको दूर करने के लिए उसकी डेफिशिएंसी को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके डॉक्टर, और समटाइम्स ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको 2 मेडिसिन लेनी है या फिर डेली बेसिस पे लेनी है, तो या तो वो ऑल्टरनेट डेज में ले रहे होते हैं कि इससे भी तो मैं एक टैबलेट लेके भी तो मैं ठीक हूँ, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे पास 2 तरह के पेशेंट आते हैं। एक तो जो अपनी मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हैं उनका तो कोई इशू नहीं होता। एक होते हैं कि जब वो आते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी शुगर चेक करवाई, बहुत ज़्यादा ही, तो मेडिसिन ले ली। उनसे पूछते हैं आपने मेडिसिन कल ली थी? नहीं ली। परसों ली? नहीं ली। क्यों नहीं ली? उस टाइम मेरी तबीयत सही थी। भाई आपको कैसे पता आपकी तबीयत ठीक है लेकिन आपकी शुगर हाई है या लो है? टैबलेट लेने की वजह से ही आपकी शुगर कंट्रोल में जो है 1 से 2 दिन आपको कोई भी अलामत महसूस नहीं हुई, लेकिन आपने जैसे 1 दिन मेडिसिन छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी, तो फिर दोबारा आपको अलामत हो रही हैं। तो डायबिटिक या बीपी जो भी पेशेंट होते हैं जिनको मेडिसिन एडवाइस की जाती है वो इसलिए नहीं होती कि जब आपको अलामत हों या SOS उस पर नहीं लेना। एज अ रेगुलर जो आपको डोज दिया गया है, मॉर्निंग इवनिंग जो भी दिया गया है, अपने वो आपके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए दिया गया। ये नहीं देखना कि शुगर मेरी कंट्रोल में है या नहीं है, आपने मेडिसिन वो लेनी है। हाँ, अगर आपको सिम्टम महसूस हो रही है तो आप टेस्ट करवाएं, लेकिन मेडिसिन नहीं छोड़नी जब तक आपको किसी डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया। इसलिए बार बार कहते हैं कि अपनी दवाई डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अपनी मर्जी से, फार्मेसी वाली मर्जी से या अड़ोस पड़ोस वाली मर्जी से कि आज शुगर ठीक है मेडिसिन छोड़ दें, ये तो पूरी ज़िंदगी खानी है, इसको छोड़ दें, कोई और टोटका कहीं और से ले लें, या फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन मेडिसिन लें, इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ने का चांस होता है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि कॉम्प्लिकेशन जो किडनी और आंखों और हार्ट पे असर होता है, तो फिर वो सीवियरिटी की तरफ चला जाएगा। 1 दिन मेडिसिन छोड़ दी या 1 महीने छोड़ दी, 1 महीने के बाद ली, फिर छोड़ी, तो आपको कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटिक की हैं वो बहुत जल्द हो सकती हैं। और हमारी मेडिसिन का इशू यही होता है कि मकसद ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, लेकिन आपने 1 दिन छोड़ दी तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी, आपको और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें नींद की, तो नींद का क्या रोल है इसमें? अगर स्लीप साइकिल को बेहतर किया जाए, यानी स्लीप की ड्यूरेशन को बेहतर किया जाए, तो इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत जो नींद है। आपको कितना भी सर में दर्द हो रहा है, एलर्जी है, स्ट्रेस है, जो भी, जब आप सोते हैं नींद आती है तो उसके बाद काफ़ी हद तक आप कवर हो जाते हैं। तो जब भी आप आराम करते हैं, सुकून करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो स्ट्रेस लेवल कम होने की वजह से आपका जो है, आपको डायबिटिक लाइफ जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। अगर आप हर वक्त मसरूफ़ हैं और आप नींद नहीं कर पा रहे, तो आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म वो पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसको और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ रहा है, और एनर्जी है ही नहीं, और उससे स्ट्रेस और ज़्यादा हो रहा है। उसको रेस्ट का भी टाइम नहीं मिल रहा और रिपेयर का भी टाइम नहीं मिल रहा। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होने के लिए नींद का होना ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आपने प्रॉपर टाइम, कम से कम मिनिमम 6 से 7 घंटे जो नींद का टाइम है, जो रात की नींद है, जो सबसे बेस्ट है फर्स्ट टाइम नींद, वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। और अगर आप नींद नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो फिर आपको ये कॉम्प्लिकेशन, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी, और आपको डायबिटीज़ की रीडिंग जो वैल्यू, आप मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपकी रीडिंग नॉर्मल नहीं आएगी और आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी। जो नींद का टाइम है वो सिर्फ नींद को देना चाहिए, बाकी काम अपने काम करना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे डायबिटीज़ की वजह से, यानी जिनकी लाइफ मुतासिर होती है, जो डायबिटीज़ का शिकार हैं बाय बर्थ या बहुत अर्ली स्टेज से, सो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर किया जाए और उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता, वो ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री से हो रहा होता है। अगर किसी के पेरेंट को डायबिटीज़ पॉजिटिव है तो बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिकली। उस बच्चों को जिनको वालिदैन को डायबिटीज़ है, सबसे पहले तो उनको बाय बर्थ अपने बच्चों को डायबिटीज़ की तरफ मॉनिटरिंग करना चाहिए, अपने फैमिली फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए कि मेरे बच्चों को अभी शुगर है नहीं है, किस हद तक हो सकती है नहीं हो सकती। दूसरी बात, जब डायग्नोज हो जाए पेशेंट, कोई भी बच्चा अगर डायबिटीज़ से डायग्नोज हो जाए, उसकी मेडिसिन फ़ौरन स्टार्ट करना बहुत लाजमी है। क्योंकि बच्चे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो ज़्यादा खेलता है, एक्टिव होता है, और वो ज़्यादा अपनी टीन एज, अपनी स्कूल लाइफ से शुरू करता है, लाइफ अपनी बिगनिंग कर रहा होता है।
उसको अगर आपने, ठीक है, आपको भी अपनी मेडिसिन छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बच्चों में आपने मेडिसिन छोड़ दी, आपने उसको इग्नोर कर दिया, डायबिटीज़ की शुगर खुद ही ठीक हो जाएगी, तो बच्चा दूसरे बच्चों से वीक होता जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, स्कूल में भी हो, कहीं भी होगा, वो बच्चा पीछे ही रहेगा। तो उसको वेरी सिंपल फार्मूला है कि जो भी आपकी मेडिसिन दी जाती है वो आप मेडिसिन प्रॉपर लें। बच्चों में आप जो हम शुरू में आदत डालते हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, चीनी डाल के दे दें ताकि बच्चा दूध पिएगा, या फिर ऐसी कोल्ड ड्रिंक थोड़ी दे देते हैं बच्चों में। देखो बच्चे को चाय, बच्चे को बिल्कुल नहीं पता कि चीनी का जायका मीठा है, उसको बताया जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चे को क्या पता कि चीनी है या नहीं है दुनिया में। तो वो तो वैसे ही, तो इसलिए बच्चों को जब हमने चाय या चीनी या जो भी मोबाइल जिस चीज़ से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे दे रहे होते हैं, बच्चा उसी तरफ जाएगा। अगर आपने बाय बर्थ बच्चों में चीनी डालने की आदत डाल दी है कि जो दूध के बगैर, फिर वो कभी भी जो है वो दूध चीनी के बगैर दूध भी नहीं पिएगा। टेस्ट ही बिल्ड नहीं होगा ना, वो उसका जो टेस्ट डेवलप ही शुगर के साथ हुआ है, वाला टेस्ट हुआ है। तो बच्चों में खुसूसी तौर पे जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उसको चाहिए वो शुगर या चीनी या मीठा दूध या कोई इस तरह की मीठी चीज़ बना के ना दें बच्चों में। हाँ, ओकेजनली रूटीनली कभी कभी दे दिया वो चीज़ है, लेकिन एज अ डेली रूटीन पे अगर आप उसको मीठा ऐड करके दे रही हैं अपने दूध में या डाइट में या किसी भी चीज़ में, वो शुगर की कॉम्प्लिकेशन, अगर पहले वो डायबिटिक है तो वो बच्चा वैसे ही दूसरे बच्चों से पीछे रहेगा, उसकी ज़िंदगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, उससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। सिर्फ ये चीज़ें आप छोड़ दें, आप उसके बदले में कोई भी विटामिन डी की सप्लीमेंट है या बच्चों में जिस तरह जो बच्चों के फार्मूलाज हैं वो आप दें, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एडेड शुगर। एडेड शुगर वो होती है जो नेचुरल शुगर नहीं है, जो जिस तरह गुड़ है, चीनी है, कोल्ड ड्रिंक है, बेकरी आइटम्स है, ये एडेड शुगर होती है, इसमें शुगर ऐड की जाती है। तो ये चीज़ें बच्चों को बिल्कुल ऐड नहीं करनी। सो प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त हो चुका है। मैं चाहूँगी अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो? कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत लाजमी है कि शुगर डायबिटीज़ इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर, डाइटरी डिजीज़ है। डाइटरी डिसऑर्डर हम उसको कहते हैं जो हमारी डाइट की वजह से या खाने पीने की वजह से हो रही होती है। इसमें मोस्ट कॉमन ये है कि आप मीठा खाना छोड़ दें, चीनी वगैरह आइटम जितने भी हैं, और दूसरी बात ये है कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को रखें। अगर आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं की और अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा तो ये डिजीज़ डायबिटिक इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं होगी, फिर ये लाइफ लॉन्ग आपकी कॉम्प्लिकेशन भी होती रहेंगी और आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। इसलिए बेहतर ये है कि डाइट फ्री, शुगर फ्री डाइट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, इंडोर गेम्स जो भी हैं उनसे ज़्यादा आउटडोर गेम्स पे आप फोकस करें, जिस तरह जो भी स्पोर्ट्स है, जिम में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो भी है आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। इससे आप अपने आप को डायबिटीज़ से महफूज रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग और हमारे प्रोग्राम में आने का और इतनी सारी मुफीद मालूमात देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ ये प्रोग्राम तमाम लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली होंगी जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी और जिनसे उनकी सेहत बेहतर होगी और स्ट्रेस लेवल भी कम होगा अगर इन प्रैक्टिसेस पर अमल करें। और सुबह की रूटीन अगर अच्छी करें, सुबह की रूटीन को बहुत अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्री डायबिटिक लोगों की बात करें तो 10 मिलियन से ज़्यादा एडल्ट्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम में हैं और वो डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। अगर हम सालाना डेथ्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 लाख डेथ्स होती हैं इसकी वजह से। सो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो छोटी छोटी टिप्स हैं और जो मालूमात डॉक्टर आपको प्रोग्राम के थ्रू दे रहे होते हैं उसका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मासेस तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और वो लोग अपनी लाइफ में विदाउट, अगर आप कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो आप एक प्रॉब्लम फील करते हैं उसके बाद कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो प्रोग्राम के ज़रिए आपको पता चल रहा होता है कि मे बी ये सिम्टम्स मुझ में हो सकता है, मुझे भी डायग्नोसिस की ज़रूरत है, मुझे भी इसको ट्रीट करने की या मैनेज करने की ज़रूरत है। और अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़रूर काम करें, हेल्दी डाइट लें और एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। इस तरह आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी अच्छी होगी और आपके मूड्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा मैसेज आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के मैसेजेस के लिए और इसी तरह की मुफीद वीडियोज़ के लिए, हेल्थ वीडियोज़ के लिए देखना मत भूला करें हेल्थ की बात वीनस के साथ हर संडे वीनस HD पर। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और डॉक्टर के साथ और किसी और टॉपिक पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे अपनी होस्ट डॉक्टर स्माइल अल्ताफ़ को रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।